Good evening, students. Am I audible? Good evening, Sakshi. Good evening, Rahul. Good evening, Parul, Priyanka. Good evening, Nishant and Satya. Am I audible? आवाज़ आ रही है मेरी आप सभी को? चलो, कोई डाउट हो तो आप बताओ। कोई भी अगर आपको डाउट है जो आपकी 4 क्लासेस हुई हैं उनमें से, तो आप लोग बताइए। और डाउट नहीं है तो मेंशन कर देना कि डाउट नहीं है, आप आगे प्रोसीड करो। चलो, ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन, जो लोग अभी आए हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। देखो, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन। फिर साइकिल थोड़ा समझा दीजिए। चलो, अभी समझा देंगे विकास। ठीक है, आएंगे अभी उस पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टाइलिन इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। टाइलिन का जो रोल होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, उसको इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है? बताओ भाई। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, इट हाइड्रोलाइजेज स्टार्च कंप्लीटली इनटू ग्लूकोज, मतलब ये कंप्लीटली स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। दूसरा है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक में एक्ट करता है और सुक्रोज को तोड़ता है। तीसरा है कि ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में और माल्टोज में, और इसके साथ साथ एसिडिक कंडीशन में इनएक्टिवेट हो जाता है। चौथा है कि ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोज और सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। बताओ। ग्लूकॉन और ग्लाइकॉन को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, ग्लाइकैन ग्लाइकैन एक वर्ड होता है, ग्लाइकैन, ठीक है। तो ग्लाइकैन जो वर्ड होता है वो स्टार्च के लिए डिनोट किया जाता है। क्लियर? देखो, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ज्यादातर लोगों ने सी आंसर बोला है और यही करेक्ट आंसर भी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। टाइलिन का मतलब क्या होता है? टाइलिन आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है, आपको पता होगा, सलाइवा में सीक्रेट होता है। ठीक है, टाइलिन ये होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में सीक्रेट होता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन कराता है स्टार्च का। स्टार्च को किस में तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है डेक्सट्रिन्स में, माल्टोज में, या फिर आइसोमाल्टोज में भी तोड़ने का काम करता है, माल्टोट्रायोज में भी तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये है आपके कंपोनेंट्स जिसमें ब्रेक डाउन कराता है स्टार्च को। ठीक है, टाइलिन, और आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। क्लियर? गुड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो आपके एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा नहीं हाइड्रोलाइज कराई जा सकती? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च? बताइए भाई। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर आंसर किया है डी, और यही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्च। देखो, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की बात कर रहा है ना। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके डाइसैक्राइड्स हैं या ट्राइसैक्राइड्स हैं उनको ब्रेक डाउन कराएगा, वो कंप्लीट पॉलीसैक्राइड को ब्रेक नहीं कर सकता है। वहां पर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ऊपर जो आपके ये आपके कंपोनेंट्स हैं, ये डाइसैक्राइड हैं, चाहे वो लैक्टोज हो, माल्टोज हो, सुक्रोज हो। स्टार्च क्या है? एक टाइप का पॉलीसैक्राइड है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा नहीं करा सकती है। क्लियर? इसकी हाइड्रोलिसिस कराता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन स्टिल बी डाइजेस्टेड इफेक्टिवली। अगर पैनक्रियाटिक एमाइलेज नहीं प्रेजेंट है तब भी कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेस्ट हो जाएगा? रॉ स्टार्च, सुक्रोज, अमाइलोज, डेक्सट्रिन? बताइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, जो लोग अभी आ रहे हैं उन सबको गुड इवनिंग। बताओ आप लोग आंसर इसका। हम्म, ठीक है। तो मोस्टली लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, और यही सही आंसर है, सुक्रोज। देखो, अमाइलेज जो है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा डेक्स्ट्रिन अगर है तो उसको ब्रेक डाउन करता है, रॉ स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, अमाइलोज को ब्रेक डाउन करता है, इन सबको अमाइलेज ब्रेक डाउन करने का काम करता है। बट सुक्रोज को नहीं तोड़ेगा। सुक्रोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? बताओ आप लोग। सुक्रोज के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? बताइए।
सुक्रोज के लिए। सुक्रोज को डाइजेस्ट करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए? सुक्रेज चाहिए, क्लियर। ठीक है, इसी को हम लोग इन्वर्टेज बोलते हैं। इसके लिए हमें इन्वर्टेज चाहिए ना, इन्वर्टेज या फिर सुक्रेज। आपने लेक्चर में बताया कि पॉलीसेकेराइड ऑल्सो नोन एज ग्लाइकन एंड स्टार्च ऑल्सो नोन एज ग्लूकन। हाँ भाई, पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं उनके लिए ग्लाइकन वर्ड यूज होता है और स्टार्च के लिए ग्लूकन यूज होता है, सही बात है। ठीक है, ये जो आपके टर्म्स है ना, ये कहीं कहीं पर यूज किए जाते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो ग्लाइकन जो है वो सारे पॉलीसेकेराइड के लिए यूज किया जाएगा। मैंने एग्जांपल में स्टार्च बोला था आपको, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलीसेकेराइड, जो भी आपके अमाइलोपेक्टिन वगैरह हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। बट ग्लूकन इज स्पेसिफिक नेम फॉर द स्टार्च, केवल और केवल स्टार्च के लिए, क्लियर। ठीक है, तो यहां पर आपका सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए इन्वर्टेज या फिर सुक्रेज चाहिए रहता है। और ये आपका कहां पर डाइजेस्ट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, वहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। यूनिट 1 कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। अब बस आपका एक पॉइंट बचा हुआ है। इस पॉइंट के बाद इसमें आपके 20 के आसपास लेक्चर्स जाएंगे। 20 से ऊपर भी जा सकते हैं मे बी, बट उसके आसपास ही रहेंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिफ्थ पॉइंट पर और उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड मोस्ट लाइकली लेड टू अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाएगा? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सोडियम या फिर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाइट रिच इन रॉ स्टार्च फ्रॉम बनाना एंड पोटैटो, एनहेंस्ड ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द लीवर। रिड्यूस्ड रेट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, कब होगा ग्लूकोज का रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन? बताइए, आंसर सभी लोग करिए। सही है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर रॉ स्टार्च अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो रॉ स्टार्च कहां पर हमने क्लासीफाई किया था, किस जगह पर? रॉ स्टार्च को हमने कहां पर क्लासीफाई किया था? तीन टाइप के स्टार्च बताए थे ना, तीन टाइप के स्टार्च बताए थे ना, स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? याद आ रही हैं चीजें? रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च, स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च और रेजिस्टेंट स्टार्च, ये कहां पर आता है आपका? रॉ पोटैटो, रॉ बनाना। हाँ एग्जैक्टली, रेजिस्टेंट स्टार्च में आता है ये। गुड। तो रेजिस्टेंट स्टार्च अगर आप कंज्यूम करोगे तो वहां से ज्यादा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे हो पाएगा भाई? वो डाइजेस्ट होगा तब ना आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा। ये सही से डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं, ठीक है। और ये आपके बॉडी के अंदर एज अ डाइटरी फाइबर रोल प्ले करते हैं। तो ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, डाइटरी फाइबर की तरह आपके बॉडी में जाएंगे, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस यस, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोवाइडिंग 60 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, enhancing protein oxidation for energy being stored as glycogen or converted into fat। इसको 50 to 55 कर लेना, अभी आंसर करो, ठीक है। यस यस, करेक्ट। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनहेंसिंग प्रोटीन ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी। ये एनहेंस नहीं करता है, ये क्या करता है? प्रोटीन को बचाने का काम करता है, प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन कराने का काम करता है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। कार्बोहाइड्रेट खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करा दे, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज होने से बचा ले, यही तो करता है। तो यहां पर यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा था, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट रिट्रोग्रेडेड स्टार्च रेजिस्ट डाइजेशन? ये रेजिस्ट क्यों करता है डाइजेशन को? जो रिट्रोग्रेडेड स्टार्च होते हैं, पता ही होगा आपको, रिट्रोग्रेडेड कौन से होते हैं? जैसे आपने चावल को लिया, रेफ्रिजरेट कर दिया, रोटी को आपने रेफ्रिजरेट कर दिया, ब्रेड को कर दिया स्टाइलिंग ऑफ ब्रेड,
तो ये क्यों होता है कि ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं सही से? इनकी हाई ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स होता है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाती है इनकी पैनक्रियाटिक एमाइलेज से। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इनमें मेनली एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन से। फोर्थ कह रहा है कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं इनमें, जिससे कि ये लेस एक्सेसिबल हो जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से। यस, बताइए। देखो, आंसर ना सभी लोग करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा ना। गुड, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस टू दैट मेक इट लेस एक्सेसिबल टू डाइजेस्टिव एंजाइम। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं? रीएसोसिएशन होता है यहाँ पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से टेक्सचरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं होता है आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर? एग्जाम्पल्स आपको पता है, रोटी जो होती है अगर आप रात भर के लिए रख दो तो सुबह पापड़ जैसी बन जाती है, उसको अगर आप खाते हो तो उतनी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी एज कंपेयर टू जो आपकी ताजी और गर्म रोटी होती है। ठीक है? ऐसे ही स्टाइल्ड ब्रेड है, ऐसे ही आपका चावल है जो कि रात भर के लिए आपने रख दिया उसको। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स प्रोडक्ट? कौन सा एंजाइम गलत तरीके से पेयर किया गया है अपने प्रोडक्ट से? माल्टेज ग्लूकोज ग्लूकोज, लैक्टेज ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रेज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज माल्टोज आइसोमाल्टोज प्लस माल्टोट्रायोज। बताइए, गलत बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुक्रेज फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। यहां पर गैलेक्टोज नहीं होना चाहिए, गैलेक्टोज की जगह यहां पर क्या होना चाहिए था? ग्लूकोज। क्योंकि भाई सुक्रेज तोड़ेगा किसको? सुक्रोज को, चीनी को, और चीनी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज नहीं होता है। क्लियर? तो ये आपका मिसमैच है, बाकी सब सही मैच्ड हैं। ठीक है? यस यस, करेक्ट करेक्ट। आगे चले, लिंकेज बताओ आप इसमें। सब में लिंकेज बताओ। सबसे पहले आप बताओ माल्टोज में। लिंकेज भूल तो नहीं गए हो? बताओ भाई, लिंकेज बताओ सभी में। माल्टोज का बताओ पहले। माल्टोज का ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में क्या लिंकेज होगा? अल्फा 1 2। माल्टोज का पूछ रहा हूं मैं। चलो, हाँ, अल्फा 1 4 होगा ना भाई। अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। लैक्टोज का आपने एक एक लोगों ने बताया, बाकी लोग भी बता दो लैक्टोज का। लैक्टोज का बताओ। हाँ, माल्टोज का सही बताया आप सभी ने। जी बिल्कुल। सुक्रोज का बता दो। राइट। आइसोमाल्टोज। हाँ हाँ, सही है, आइसोमाल्टोज का बताओ।
हाँ, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना, आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ और लगातार पूछूंगा जब तक आपकी डाउट क्लासेस होंगी, मैं लिंकेज पूछता ही रहूंगा। आइसोमाल्टोज बताओ भाई। आइसोमाल्टोज। जी बिल्कुल यशस्वी। माल्टोट्रायोज। 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 हाँ। अल्फा 1,4 एग्जैक्टली। क्या सारे डाइसैकराइड है? क्या सारे डाइसैकराइड है? क्या सारे डाइसैकराइड हैं? बताइए भाई। एक्सेप्ट लास्ट वन। यस। ठीक है, ये सारे डाइसैकराइड हैं ऊपर वाले। चलो पढ़ रहे हो आप लोग। ये तो डाइसैकराइड हो गए। मगर लास्ट वाला जो है आपका, ये है ट्राइसैकराइड। ठीक है, देखते हैं जल्दी जल्दी। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, अभी पीछे देखा ही था इन सारी चीजों को, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, आइसोमाल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोट्रायोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ऊपर वाले तो जितने थे ये डाइसैकराइड हो गए आपके, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज आइसोमाल्टोज। लेकिन ये है आपका ट्राइसैकराइड। ठीक है, बेसिकली ट्राइसैकराइड कब बनता है? जब आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है बट पूरी तरह से डाइसैकराइड में नहीं तब्दील हो पाता है, तो वो बनाता है माल्टोट्रायोज। जब वो डाइसैकराइड में कन्वर्ट होता है तो दो टाइप के माल्टोज मिलते हैं, एक मिलता है माल्टोज, एक मिलता है आइसोमाल्टोज। माल्टोज वो पोर्शन है स्टार्च का जहां पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। लेकिन आपको पता है माइलोपेक्टिन में जहां जहां ब्रांचिंग होती है वहां वहां पर 1,6 भी होता है। तो आइसोमाल्टोज वो जगह की लोकेशन है, वहां से डाइसैकराइड निकला है जहां पर ब्रांचिंग हुई थी। ठीक है, तो वहां पर होता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? बाकी सबका आपको पता ही है। हाँ, इसमें से ही एग्जाम में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोगों ने पूछा था कौन सा गलत मैच है, तो आपका सी नंबर का गलत मैच है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ एन इंडिविजुअल हैज डेफिशिएंसी इन सोडियम ट्रांसपोर्ट, एक इंडिविजुअल है, एक पेशेंट है जिनकी सोडियम ट्रांसपोर्ट की डेफिशिएंसी है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, तो क्या होगा उनके अंदर? क्या होगा? गैलेक्टोज एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या गैलेक्टोज एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी, फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, या फिर लैक्टोज इनटॉलरेंस हो जाएगा क्योंकि लैक्टेज एक्टिविटी कम हो जाएगी। बताइए। आइसोमाल्टोज बताया ना, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पीछे अभी दिखाया तो था। ठीक है, आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्टोज एब्जॉर्प्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, मतलब गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, जबकि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होता रहेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम क्या कराता है? सोडियम एज अ व्हीकल एक्ट करता है, एटीपी की मदद से ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराता है एक्टिवली। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिन भी चीजों का होता है वो रुक जाएगा। हाँ, फ्रक्टोज का एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म? ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कह रहा है कि ग्लाइकोजन स्टोर होता है डिपोज टिश्यू में, जब आप फास्टिंग करते हो तो वहां से रिलीज होता है, एनर्जी देता है। दूसरा कह रहा है कि ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल में, लीवर में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जब जरूरत पड़ती है। तीसरा कह रहा है कि ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली फूड से,
और स्टोर हो जाता है लीवर में। चौथा कह रहा है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए फ्रक्टोज की जरूरत पड़ती है और पेंटोज की जरूरत पड़ती है। बताइए भाई, आंसर सभी को करना है और जितने भी लोग लाइव में हो भागना नहीं, लास्ट तक रहना। 50 क्वेश्चन अकेले हैं, सिर्फ मात्र 50 क्वेश्चन हैं, उनको सबको सॉल्व करने के बाद जाना। और जहां भी डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए पूछते रहो। तो यहां आप लोग बता रहे हो कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लाइकोजन प्राइमरीली आपके मसल में या फिर लीवर में स्टोर होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जब जरूरत पड़ती है। जरूरत कब पड़ती है? स्टारवेशन की कंडीशन में। जब आप स्टारवेशन से गुजर रहे होते हो या उपवास रहते हो आप, तो उस कंडीशन में ये कन्वर्ट होता है। क्लियर? कहीं पर डाउट आएगा किसी भी ऑप्शन में तो बोलते रहना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू इनिबिट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को इनिबिट करती है, रोकती है? जब इंटेस्टाइनल एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ जाता है तब ऐसा होता है, या फिर गैस्ट्रिक एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है तब इसका एब्जॉर्प्शन रुकता है, या फिर रेजिस्टेंट स्टार्च आपके डाइट में प्रेजेंट है तब ऐसा होता है, या फिर पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्टिविटी बढ़ जाती है तब ऐसा होता है। जी बिल्कुल। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च इन द डाइट। रेजिस्टेंट स्टार्च जब डाइट में रहता है तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म इज फॉल्स? मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंगली कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है? पहला है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शंस होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। सेकंड है, मेटाबॉलिज्म जो है वो नेसेसरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तीसरा है, मेटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी स्टोर होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन एक साथ होती हैं बॉडी के अंदर। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। वेरी गुड। तो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शन तो होती नहीं है, यहां पर एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती है। जरूरी नहीं कि एनर्जी हमेशा रिलीज ही हो, एनर्जी चाहिए भी होती है। ठीक है, कुछ चीजों को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब चीजें टूटती हैं तब एनर्जी निकलती है। क्लियर? यस, करेक्ट। कहीं कंफ्यूजन है क्या किसी ऑप्शन में? होगा तो बताना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एनाबॉलिक रिएक्शन? इनमें से एनाबॉलिक रिएक्शन को कौन सी चीज अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है? पहला है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल वंस। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज वाया ग्लाइकोलिसिस। या फिर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू ईटीएस। बताइए भाई। गुड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से मिल करके, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स एक साथ गैदर होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म का क्या इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शंस आर, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होती है यानी एनर्जी रिलीज होती है, या फिर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, या फिर बिल्डअप लार्जर मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या फिर ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। आपको बताना है गलत स्टेटमेंट। भाग रहे हो आप लोग फिर से। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, देखो, जब कोई भी चीज टूटती है, कोई भी चीज ब्रेक डाउन होती है आपकी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज अंदर गया, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उससे एनर्जी निकलती है ना, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है आपको, तभी आपकी बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, तो वो है कैटाबॉलिक रिएक्शन। कोई भी चीज जब बनती है, जैसे आपको पता है कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के मिलने से, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। छोटे छोटे चीजों से मिलकर के एक बड़ी सी चीज बनी, वो है एनाबॉलिज्म, उसके लिए लगेगी एनर्जी। कोई भी चीज टूटेगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, बड़े मॉलिक्यूल का टूटना छोटे मॉलिक्यूल में, वो है कैटाबॉलिज्म। जी।
तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिल्ट अप लार्जर मॉलिक्यूल्स। बिल्टअप थोड़ी होगा एनाबॉलिज्म में, यहां तो ब्रेकडाउन होगा ना। बिल्टअप तो एनाबॉलिज्म में होता है, ये तो एनाबॉलिज्म में होता है। क्लियर? गुड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला कह रहा है ग्लूकोज यूटिलाइज होता है सारी की सारी बॉडी की टिश्यूज के द्वारा। दूसरा कह रहा है ब्रेन और नर्व सेल फंक्शन कर सकती हैं ग्लूकोज के बिना। तीसरा एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है टीसीएस साइकिल में। चौथा है एनर्जी रिलीज होती है ईटीएस के द्वारा। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन और नर्व सेल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती भाई ग्लूकोज के बिना। क्लियर? अगर आप ग्लूकोज नहीं भी खा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज बनाएगी और वो ग्लूकोज टूटेगा जिससे कि एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा ब्रेन का सेल। क्लियर? तो बिना ग्लूकोज के ब्रेन और नर्व सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर लिखा है कि कर सकती हैं और यही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, इन द ग्लाइकोलिसिस पाथवे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट, लैक्टेट या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हाँ ब्रेन को ही चाहिए ग्लूकोज, बट ब्रेन शुगर किसको कहते हैं थोड़ा सा बताना इसको, ठीक है? अभी कर लो इसको, उसके बाद बताना। चलो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, दो पायरुविक एसिड में टूटता है। तो ग्लूकोज आपका होता है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये टूटेगा तो 3 कार्बन के दो कंपाउंड में टूटेगा। ये था आपका ग्लूकोज और ये हैं दो पायरुवेट। याद आ रहा होगा? और यही होता है ग्लाइकोलिसिस, यही है ग्लाइकोलिसिस। 10 स्टेप की टोटल होती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भूलना नहीं। ब्रेन शुगर इज नोन एज गैलेक्टोज, यहां पर लिख लो ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को कहते हैं। हाँ, ब्रेन शुगर किसको बोलते हैं भाई? गैलेक्टोज को। देखो, जब बेबी बॉर्न होता है ना, छोटा बेबी जो इन्फेंट होता है, तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि माँ का दूध उसे पिलाया जाए। तो माँ का दूध पिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि माँ के दूध में है लैक्टोज। लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और दोनों ज़रूरी हैं उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? तो वहां पर गैलेक्टोज इज वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन। अगर आप गैलेक्टोज नहीं लोगे, आपका ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरी होता है कि इनिशियल 6 मंथ्स में जो मदर होती हैं उनको अपना जो मिल्क होता है वो बेबी को सर्व करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज है, अब इस पर रिसर्च ऑन गोइंग है। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो लैक्टोज का कंटेंट होता है वो ह्यूमन मिल्क में होता है। जो ह्यूमंस में माँ का दूध होता है उनमें लैक्टोज का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो मे बी, ऐसा मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, रिसर्चेज ऑन गोइंग है, मे बी इसी वजह से ह्यूमंस का दिमाग सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, चलो। पायरुवेट क्या होता है? देखो, पायरुवेट एक कंपाउंड होता है ना, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस में तो दो पायरुवेट बनते हैं। मेन का पढ़ाया हुआ है, आप एक बार जाकर के देखना मेटाबॉलिज्म का, आपका जो लेक्चर है, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है, उसमें जाकर के आप देखना। ये पायरुवेट से फिर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में, वो फिर फर्दर जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, तो एक पूरी रिएक्शन है, सेट ऑफ रिएक्शन है, उसी का ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दी टोटल नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, बताओ। 36, 38, 32, 34। अभी क्या हुआ? फिर से आंसर आना बंद, ग्लिच आया क्या कोई? ठीक है, आ रहा है। देखो, एग्जाम में हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो आंसर कंसीडर किया जाए वो कंसीडर किया जाए बी। समझना इस बात को। अभी तक ना आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आए हैं तो बी को ही कंसीडर करता है ये। 38 ATP बी को ही कंसीडर करता है। एनसीईआरटी भी सीधे सीधे 38 लिख के भूल गई है वो। क्लियर? लेकिन आप अगर 36 मार्क करके आते हो
और क्लेम करते हो तो आपका आंसर सही होगा। अब इस डर से ये मत बोलना कि सर हम 38 ही लगा के आए क्या, आप कुछ भी लगा के चले आओ, 38 लगा के चले आओ, 36 लगा के चले आओ, दोनों सही है, बट मेरे अकॉर्डिंगली 36 इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 36 होगा। इसके लिए मैंने बोला भी था आपको कि भैया हम लोग हैं यूकैरियोट, ह्यूमंस के अंदर अगर आपसे पूछता है या किसी भी यूकैरियोट के अंदर आपसे पूछता है तो 36 ही होंगे, बाकी अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर पूछता है तो ये 38 होंगे। इसका पूरा कैलकुलेशन आपको पता है ना, पता है कि अभी मैं करके बताऊं यहां पर, बताओ भाई हाउ, चलो वही बताता हूं, हालांकि आपको लेक्चर में भी बताया है। देखो सबसे पहले चलेगी ग्लाइकोलिसिस, जहां पर ग्लूकोज सबसे पहले टूटेगा। यहां पर 2 एटीपी नेट गेन होती है, नेट गेन आपको पता ही है। इसके साथ 2 NADH बनता है। फिर क्या होगा, यहां से निकलेगा पायरुवेट, और पायरुवेट से कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहां एक भी एटीपी नहीं बनेगी लेकिन 2 NADH बनेगा। फिर क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, और क्रेब्स साइकिल से नेट गेन एटीपी होती है 2 एटीपी। इसके साथ साथ आपको टोटल 6 NADH यहां से रिलीज होते हुए मिलेंगे और 2 FADH2। उसके बाद क्या होगा भाई, अब आपका चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ होता नहीं है, ये जितने भी आपके NADH और FADH हैं रिलीज हुए हैं, इन सब से ATP निकलेगी। तो चलो पहुंचाते हैं पहले सारे NADH और FADH को, पहुंचा दिया, इसको भी पहुंचा दिया, इसको भी पहुंचाया, इसको भी पहुंचा दिया। तो आपके पास टोटल NADH कितने हुए, 2 2 4 4 6 10, 10 NADH, 2 FADH, 10 NADH से कितनी ATP मिलेगी आपको, एक NADH से मिलती है 3 ATP। तो 10 से कितनी मिल गई भाई, 10 से मिल गई 30 ATP। एक FADH2 से मिलती है 2 ATP, 2 से मिल गई 4 ATP। अब सिर्फ ATP को काउंट करना, 2 ATP, 2 ATP, 30 + 4 34 ATP। कितना हो गया, 4 4 8, वेट, ये गलत लिख दिया है थोड़ा सा, 34 लिख दिया था ना इसको जोड़ करके, उसके बाद आपका 2 2, 38 हो गया। ये 38 ATP आपका ओवरऑल हुआ। ठीक, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो जितना आपने NADH और FADH को ट्रांसपोर्ट करके लाए हो ना ETC के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, उसके लिए भी तो कुछ एनर्जी खर्च होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसमें से माइनस करो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितनी ATP खर्च होती है, 2 ATP, तो -2 ATP करोगे तो अब यहां पर आपके सामने जो नेट ATP आएगी वो आ जाएगी आपकी 36 ATP इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये जो कहानी हो रही है ये हो रही है यूकैरियोट्स में। कहानी हुई क्यों, इसको थोड़ा सा समझते हैं समझते हैं। कहानी इसलिए हुई क्योंकि आपका जो ग्लाइकोलिसिस चल रहा है ये चल रहा है साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन, क्रेब्स साइकिल आपका कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में। और ये ETC चलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर चलता है। ठीक है, तो भाई ये जो आपके NADH अलग अलग जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको लेकर के आना है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक, तो वहां पर लेकर के आने में कुछ एनर्जी लगेगी। किसी भी चीज को लेकर के आओगे, ट्रांसपोर्ट करा के लाओगे, फ्यूल लगेगा ना, तो वही फ्यूल है जो 2 ATP माइनस कर रहे हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो वहां पर जो भी चलेगा सीधे सीधे साइटोसॉल में चलेगा, सारी चीजें चलेंगी। ये आपका ग्लाइकोलिसिस भी चलेगा, क्रेब्स साइकिल भी चलेगा, सब चलेगा। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो, एनारोबिक है तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलती है, पता ही होगा। अगर ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायर करता है तो वहां पर ये सारी चीजें चलेंगी। अगर विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज होती है तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलता है, वो उसकी कहानी दूसरी है, वहां पर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस कहानी के अंदर अगर हम प्रोकैरियोट को कंसीडर करेंगे तो -2 नहीं करेंगे, अगर इस कहानी के अंदर हम यूकैरियोट को कंसीडर करेंगे तो -2 करेंगे। यही कहानी से मैंने वहां पर भी सुनाई थी आपको, जब आपको लेक्चर पढ़ाया था। समझ में आया अभी? आया कि नहीं आया? ये कहानी समझ में आई? बताओ भाई। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्वेश्चन में प्रोकैरियोट यूकैरियोट स्पेसिफाई नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो ह्यूमंस का बताओ सीधे, हम ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं ना भाई, हम यूकैरियोट हैं, हम 36 करके आएंगे। गलत करके दिखाओ, गलत करोगे क्वेश्चन क्लेम कर देंगे। ठीक है, हाँ प्रोकैरियोट लिखा है तब भूल से भी 36 ना करना, मतलब 34 ना करना, 36 करके आना, सॉरी, हाँ 36 ना करना वहां पर अगर यूकैरियोट लिखा है तो। प्रोकैरियोट लिखा है तब 36 रहेगा, यही यही कहानी है बस, कंफ्यूज मत करो मुझे। एरोमेटिक अमीनो एसिड का मैकेनिज्म समझा दीजिए, इसमें अल्फा कार्बन समझ नहीं आया। एरोमेटिक अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन क्यों नहीं समझ में आया भाई? आर साइड चेन पर आपका एरोमेटिक ग्रुप लगा है ना, तो अल्फा कार्बन तो अलग से है वहां पर। समझाएं? ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड का आपको समझा दे रहे हैं। देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड कुछ ऐसी ही तो है, CCOH, ठीक है, और आपका यहाँ पर NH2, ये आपका कुछ भी लगा दो, और यहाँ पर जो आपका R है ना, R यही तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है ना भाई, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, तो अल्फा कार्बन तो अभी भी प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन तो अभी भी प्रेजेंट है। अल्फा कार्बन तो अभी भी है ना, एरोमेटिक कंपाउंड आर की जगह आ करके लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप करना 36, ठीक है, 38 फॉर द यूकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट। विच मेटाबॉलिक पाथवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडरगोनिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि एंडरगोनिक प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है? बताओ, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर ग्लाइकोजेनेसिस। सभी लोग आंसर करो, अभी आंसर आना क्यों बंद हो गया? देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। आप जितने लोगों ने आंसर नंबर डी बोला है बिल्कुल सही है। एंडरगोनिक का मतलब क्या है? एनर्जी चाहिए ना, एनाबॉलिक, सीधे सीधे क्या हो गया, एनाबॉलिक। अब एनाबॉलिक प्रोसेस कब होती है? जब कोई भी चीज जुड़ेगी। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जुड़ रहा है ना, तभी तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ग्लूकोज छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी ग्लाइकोलिसिस टूट रहा है ग्लूकोज, TCA साइकिल अगेन टूट रहा है, एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारी चीजें आकर के एनर्जी का रिलीज कर रही हैं, तो ये तो एनर्जी रिलीजिंग हो गई ना, एक्सर्गोनिक हो गई ना तीनों, ये एक्सर्गोनिक हो जाएगी, या कैटाबॉलिक बोल दो, ये आपका एंडरगोनिक या फिर एनाबॉलिक बोल दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिक्वायर्स, ग्लाइकोलिसिस के पहले फेज में क्या होता है? एनर्जी का जनरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट। बताओ, फर्स्ट फेज, बोला था ना 2 फेज में ग्लाइकोलिसिस चलती है, समझाया था, याद आ रहा है कुछ? भाई आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं देखो, दो आप लोग आंसर करते रहो। हाँ वेरी गुड, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। शुरुआत का जो 5 स्टेप होता है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 1 6 बिस फॉस्फेट, ये सब जो चलता रहता है ना, फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, ये सब जो बनता है शुरुआत के 5 स्टेप में, ये सब बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगले 5 स्टेप में फिर 4 ATP रिलीज हो जाता है, तो 4 रिलीज हुआ, 2 चाहिए था, तो 4 - 2 2 हो जाता है, तो यहाँ पर नेट गेन एटीपी होती है 2। फर्स्ट 5 स्टेप में 2 ATP चाहिए होती है, यूज होती है। अगले 5 स्टेप में 4 ATP प्रोड्यूस होती है, तो नेट गेन कितना हुआ, 4 - 2 = 2। क्लियर हो रहा है? मैं देखो बहुत डीप में नहीं गया था ग्लाइकोलिसिस में, मैं चाहता तो आपको पढ़ा देता, एक एक स्टेप पढ़ाता आपको ग्लाइकोलिसिस का, सारे 10 स्टेप, लेकिन आई थिंक वो जरूरी था ही नहीं। आपके एग्जाम में अगर हम इतने स्टेप्स को बताने जाएंगे, फालतू लेक्चर्स पढ़ेंगे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेक्चर जा रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ाया है। न्यूज़पेपर में 24 अक्टूबर डेट है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने रिलीज कर दिया है, दिसंबर में कराना है उनको। अगर उनको कुछ ऐसा करना होगा तो वो रिलीज करेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर अभी चर्चा मत करो, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है वैसे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्राइमरीली अकर्स इन विच ऑर्गन? कहां पर होता है मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस? मसल, लिवर, हार्ट या पेनक्रियाज? अगर ऐसा कुछ होगा ना तो आयोग आपको बताएगा। कुछ कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं 10 स्टेप, भाई पढ़ाने को मैं भी पढ़ा दूंगा, अभी 10 स्टेप आपके ग्लाइकोलिसिस के भी पढ़ा दूंगा, क्रेब्स साइकिल के भी सारे स्टेप पढ़ा दूंगा, कैसे आपका एसिटाइल कोएंजाइम में से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सारे आपको स्टेप बता दूंगा। लेकिन मतलब तो निकलना चाहिए ना, हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ने नहीं आए हैं। हाँ, उनका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा होगा, वो उसी में घुस गए, तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने काम की चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। चलो, बिल्कुल सही है। कहां पर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिवर में होता है। इट इज द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, याद आ रहा है, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन पायरुवेट से, लैक्टेट लैक्टेट से, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से। कहां पर होता है? लिवर में होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट सिंथेसाइजेस ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, it occurs primarily in the kidneys, it works in the opposite direction of glycolysis, it occurs during fasting or starvation। बताओ, बताओ। बिल्कुल वही पीछे वाला ही स्टेटमेंट है, किडनी लिखा नहीं है, अरे सॉरी लिवर लिखा नहीं है, तो लिवर में होता है, यहाँ किडनी लिख दिया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस अगर लिखा होता तो वो कुछ हद तक आपके किडनीज में होता है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, सीधे सीधे ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है उससे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी मेटाबॉलिक पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना क्या कहलाता है? बहुत आसान है, वर्ड्स पे ध्यान देना, तुरंत आंसर कर लोगे। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बाकी लोग आंसर करो। देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन की लिसिस, तो वही तो कह रहा है, ग्लाइकोजन की लिसिस, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज में टूटेगा। भाई ग्लाइकोजन बना किससे है? ग्लूकोज से बना है, तो टूटेगा तो ग्लूकोज में टूटेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, ऑक्जेलो एसिटेट, लैक्टेट या फिर ग्लूकोज?
क्या हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो कंफ्यूज हो गए ना भाई, एनारोबिक बोला है। एरोबिक बोलता तो एसिटाइल कोएंजाइम में करते हैं ना, हम हमको एनारोबिक बोला है, तो एनारोबिक में लैक्टेट में कन्वर्ट होता है ना, लैक्टिक एसिड होता है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन भाई। एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, जिम चले गए हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनना नहीं शुरू हो जाता है, जो कि आपके मसल में पेन कॉज करता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? वही लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया ना, क्योंकि अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगा आपके बॉडी के अंदर, तो वही है लैक्टेट। क्लियर? क्लियर? क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इज ट्रू? फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रक्टोज डायरेक्टली एंटर्स ग्लाइकोलिसिस विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना किसी मॉडिफिकेशन के फ्रक्टोज ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म मेनली अकर्स इन मसल्स और एडिपोज टिश्यू, दो जगह पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये इंटरमीडिएट होता है जिसका फॉर्मेशन होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि फ्रक्टोज मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर केवल और केवल। अब आप बताओ कि कौन सा करेक्ट है? हाँ, थकान क्या होती है? वो दर्द होता है। आप कभी जिम जाओगे ना तो पहले दूसरे दिन जब आप करके आओगे ना एक्सरसाइज, तो दर्द बहुत होता है। क्यों हो रहा है? वही लैक्टिक एसिड क्रिस्टल्स आपके जम गए हैं ना मसल्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। चलो, तो देखो यहां पर क्या होता है कि फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और वो जाकर के एंटर कर जाता है आपके ग्लाइकोलिसिस में, तो वही आपसे पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कंज्यूम्स एटीपी एंड यूटीपी ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि एटीपी को कंज्यूम करती है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलिसिस? बताओ एटीपी को कंज्यूम कौन सा प्रोसेस करता है? कंफ्यूज हो गए? कंज्यूम करा रहा है भाई, कंज्यूम कंज्यूम। देखो देखो, समझो समझो इसे। हम्म, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस विल बी द, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ लिसिस हो रही है, टूट रहा है, तो भूल जाओ, यहाँ लिसिस हो रही है, टूट रहा है, भूल जाओ। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी क्या होता है, यहाँ पर पायरुवेट वगैरह जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके ग्लूकोज में। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो रही है, लिसिस ही होगी ना, तभी तो वो क्या होंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो होते हैं, चाहे वो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हो, चाहे वो आपका पायरुवेट वगैरह हो, वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं। लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मिल करके ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, तो छोटे छोटे ग्लूकोज मिल रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एटीपी चाहिए होती है क्योंकि वो होती है एनाबॉलिक प्रोसेस। नहीं क्लियर हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मिल रहा है ना आपस में, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करा रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, एटीपी कंज्यूम होता है, एटीपी कंज्यूम हो रहा है, वही तो बोल रहा है ना। आया समझ में? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन का बनना, समझ में आ रहा है, ग्लाइकोजन का बनना। हाँ, एंडरगोनिक प्रोसेस, तो एंडरगोनिक है तभी तो एटीपी उसको चाहिए होगी ना, एक्सोर्गोनिक होता तो एनर्जी निकलती, एटीपी बाहर निकलती। एक टाइप का एनाबॉलिक प्रोसेस है ये। भाई ग्लूकोज को जोड़ जोड़ करके ग्लाइकोजन ही तो बना रहे हो ना, छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके कोई एक बड़ा सा चीज बना रहे हो, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, सीधी सी बात है। ग्लाइकोलिसिस में भी कंज्यूम होता है फर्स्ट फेज में।
फर्स्ट फेज में कंज्यूम होता है ना, ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पर। ओवरऑल तो भाई आप ग्लूकोज को तोड़ ही रहे हो ना, तो कोई भी चीज तोड़ रहे हो उसका क्या करा रहे हो आप, मतलब डिग्रेड करा रहे हो, कोई भी चीज डिस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो वहां पर फाइनली आपको नेट गेन क्या हो रहा है, एटीपी मिल रही है ना, नेट नेट आपका एटीपी गेन है ना भाई। तो एटीपी निकल रही है तो कहाँ से वो हो जाएगा एंडरगोनिक। फर्स्ट फेज तो बोला नहीं है आपसे। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों नहीं है। देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपने पढ़ा था कि किस चीज से आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन स्केलेटन्स होते हैं, उसका फॉर्मेशन, उससे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। लेकिन यहां पर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि ग्लूकोज हैं वो मिल मिल करके आपके ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है नहीं लिखा है। भाई वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटर कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन यहां पर एक नए चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। आया कि नहीं आया भाई, बताओ तो आगे चले ना। बोलो। चलो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टीसीएस साइकिल। टीसीएस साइकिल का फीचर क्या नहीं है इसमें से। इट प्रोड्यूसेस एनएडीएच एंड एफईडीएस2, इट जनरेट एटीपी डायरेक्टली, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, इट रिलीजेस सीओ2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो करो ना। टीसीएस साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल को ही क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो क्या वो साइटोप्लाज्म में होता है, नहीं होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, यही तो पढ़ा था ना हमने, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ना, लिख लेना। देखो, ये होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना। ये इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन एक बीच वाला पोर्शन भी दिख रहा होगा, जो खाली सा पोर्शन है एकदम बीच में, ये अंदर बीच में, यही है मैट्रिक्स। बीच में जो खाली स्पेस होता है वही है मैट्रिक्स। अब मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, होता थोड़ा और अच्छा है, अंदर का जो आपका स्पेस होता है बेसिकली, ठीक है। और जो आपका वो होता है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है, यहाँ पर आपका ईटीसी होता है, अंदर वाली मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर। और साइटोप्लाज्म में आपको पता ही होगा क्या चलता है, ग्लाइकोलिसिस। क्लियर। हाँ, ये आपका हो गया पूरा क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर जनरेटेड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं बताओ। 4 एटीपी, नेट 2 एटीपी, 6 एटीपी, 10 एटीपी, 34 एटीपी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो पूछता रहता है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 एटीपी प्रोड्यूस होता है, जिसमें से नेट गेन आपका होता है 2 एटीपी। क्लियर। हाँ हाँ, वही वही लिखा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच मेटाबॉलिक पाथवे कन्वर्ट लैक्टेट इनटू ग्लूकोज। लैक्टेट को ग्लूकोज में कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। लैक्टेट को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, बाकी लोग आंसर करो, एक आंसर आया अभी तक। लैक्टेट को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, भूल गए क्या। भाई हमने बोला था ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो आपके कार्बन स्केलेटन्स होते हैं, चाहे वो लैक्टेट हो, चाहे वो पायरुवेट हो, चाहे वो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हों, उन सब से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इज द ऑपोजिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यही था ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जी बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट डायरेक्टली एंटर्स द टीसीएस साइकिल आफ्टर कन्वर्जन।
ग्लाइकोलिसिस के बाद कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि डायरेक्टली टीसीए साइकिल में एंटर करता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम, या फिर लैक्टेट, या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, फालतू में घुमाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। कौन सी ऐसी चीज है जो कि एंटर करती है क्रेब्स साइकिल में, बस इतना बताना है। जी बिल्कुल। बाकी लोग भी आंसर करिए। कंफ्यूज हो गए क्या क्वेश्चन देख के? हाँ। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम है। भाई पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में ए एंटर कर जाता है आपके टीसीए साइकिल में, वहां से फिर आपका सिट्रिक एसिड बनाता है, आइसोसिट्रेट बनाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, ट्यूमरेट बनाता है, मैलेट बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये पूरा आपका क्रेब्स साइकिल का मतलब अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में वो चीज़ है जो कि एंटर करती है आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन कराता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज पे फॉस्फोरस को ऐड कराता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, एल्डोलेज। एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंजाइम में कुछ चीज़ों को हमने नहीं पढ़ा। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे तो एंजाइम्स आएंगे ही आएंगे वहां पर। तो वैसे ही ये चीज़ भी है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फोरस को ऐड करना, ये होगा आपका हेक्सोकाइनेज। फ्रक्टोज के ऊपर फॉस्फोरस थोड़ी ऐड करा रहे हो आप तो ग्लूकोज के ऊपर करा रहे हो ना। क्लियर? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हो, तो वही तो पूछ रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइटरी फाइबर इज इनकरेक्ट? डाइटरी फाइबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम, सम ऑफ इट्स कंपोनेंट कैन बी डिग्रेडेड बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया। इनकरेक्ट बताना है भाई। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड कंपाउंड, इट इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन। कौन सा गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। वेरी गुड। सभी का सही है। ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड कंपाउंड थोड़े ही होते हैं, कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट वाले भी होते हैं। एग्जाम्पल बता दो जल्दी से। एग्जाम्पल बता दो जल्दी से जो नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वेरी गुड। लिग्निन। एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर। लिग्निन नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? लिग्निन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर इज यूनिकली क्लासिफाइड एज नॉन कार्बोहाइड्रेट? अभी यही तो पूछा था। अब इसको, ये तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिग्निन। क्लियर? गुड। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बीटा ग्लूकन? बीटा ग्लूकन का करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? इट फॉर्म्स रिजिड वाटर इनसॉल्युबल माइक्रोफाइबर फाइब्रिल्स। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इट इज अ लीनियर पॉलीसेक्राइड फाउंड इन ओट्स एंड बार्ले। इट हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स solubility. Some beta glucans are produced by bacteria, yeast and mushroom. Not a characteristic. Incorrect statement कौन सा है? बताओ। यस। तो देखो, कंफ्यूजन यहाँ पर भी है। इनकरेक्ट बताना है भाई।
देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट फॉर्म अ रिजिड वाटर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल थोड़ी ही होता है, सॉल्युबल होता है ना ये तो। वाटर सॉल्युबल होता है ना, याद आ रहा है कुछ? वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? बीटा ग्लूकन वाटर सॉल्युबल होता है ना, तो इनसॉल्युबल लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ डाइटरी फाइबर कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। डाइटरी फाइबर के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम करता रहता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बाइल एसिड बाइंडिंग, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, या फिर लिग्निन कंटेंट। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ओट्स और बार्ले, बार्ले में भी होता है वो बीटा ग्लूकन। बी, बी आंसर होगा, बी होगा, बी होगा। बी क्या बोल रहा है? बाइल एसिड बाइंडिंग। अच्छा, बाइल के साथ अगर वो बाइंड कर रहा है तो इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या लेना देना है भाई? बी वाले सारे लोग बताओ। अगर वो बाइल के साथ बाइंड कर रहा है तो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या लेना देना है? ए एक आंसर आया है। अच्छा, ए और बी दोनों कंसीडर कर सकते हैं, मुझे वजह बताओ। ए वाले भी बताइए। ए वाले क्या सोच के आप लोगों ने ए बताया है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रेगुलेट कर रहा है, बट ए वाले क्यों, बी वाले क्यों, बताओ। सी बी आंसर आ गया। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, आप भी बताओ क्यों। डी वाले भी आ गए। लिग्निन कंटेंट। सारे डाइटरी फाइबर में लिग्निन कंटेंट नहीं होता है ना भाई। वजह बताइए, बी वाले बहुत ज़्यादा थे, आप लोग बताओ कम से कम। कैसे रेगुलेट कर लेगा ये ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को? बेसिकली रेगुलेशन ऑफ ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स का मतलब ये कहना चाहता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देगा। कैसे? अगर वो बाइल एसिड के साथ बाइंड कर रहा है तो इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैसे कम करेगा वो? हाँ, ए वाले तो बिल्कुल सही बता दिया आपने कि वाटर होल्ड करेगा जिससे ग्लूकोज स्लो रिलीज होगा, मतलब वो विस्कोसिटी बढ़ा लेगा अपनी। वाटर को जितना ज़्यादा होल्ड करेगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ाएगा अपनी। विस्कोसिटी बढ़ाएगा तो ग्लूकोज उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, जिससे कि आपका डाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ए वाले तो सही हो, और यही आंसर भी है। फुलफिलिंग बनाता है फूड को, सो कम खाना खाते हैं, ग्लूकोज स्पाइक कम होगी। नहीं नहीं नहीं, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऐसा नहीं है। फीलिंग ऑफ फुलनेस तो फैट कराता है ना, और बाइल एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन फैट उतना नहीं कराता है। फैट फैट कराता है बेसिकली, बट यहाँ पर हम डाइटरी फाइबर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और डाइटरी फाइबर जो फीलिंग ऑफ फुलनेस आप बता रहे हो, उसका बाइल से फिर क्या लेना देना है? वो तो कोई भी डाइटरी फाइबर खाओगे, बाइल नहीं भी सीक्रेट होगा तब भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी। वाटर एंड बाइल एसिड दोनों रेगुलेशन होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैसे रेगुलेट करेगा बाइल एसिड, मुझे बस इतना बताओ। बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बिल्कुल है। कोलेस्ट्रॉल को आपके बाहर, आपके शरीर से बाहर निकालेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड बनता है। कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड बनता है, जितना ज़्यादा बाइल एसिड बाहर निकलेगा बाइंड होकर के, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा हेल्थ वाइज, कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मतलब अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डाइटरी फाइबर जम के खाना शुरू कर दो, उससे बाइल बाहर निकल जाएगा आपके। ठीक है, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या लेना देना है उससे? वाई बाइल नॉट फुली ब्रेक डाउन ड्यूरिंग फास्ट डाइजेशन, मतलब पूजा, बाइल नॉट फुली ब्रेक डाउन ड्यूरिंग बाइल डाइजेशन, ड्यूरिंग फास्ट डाइजेशन। मैं समझा नहीं क्वेश्चन, सॉरी, एक बार फिर से बोलना इसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ए आंसर होगा भाई, क्योंकि वाटर को होल्ड कर लेता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ती है तो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लो डाउन हो जाएगा। बात क्लियर हुई?
बाकी जो क्वेश्चन है अभी यहाँ करते रहो, पूछते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्यूलिन इज फॉल्स? इन्यूलिन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट इज क्लासिफाइड एज फ्रक्टन, इट इज इंडस्ट्रियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चिकोरी, इट सर्व एज एनर्जी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट एंड डू नॉट स्टोर स्टार्च, इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। डायबिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है ये। हाँ 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 बिल्कुल। डायबिटिक डायबिटिक लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, और कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है डाइटरी फाइबर। फॉल्स पूछा है स्टेटमेंट, सी क्यों बता रहे हो? फॉल्स है क्या ये? भाई फॉल्स है क्या? सी फॉल्स है क्या? फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ? सर फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ वाटर अमाउंट बढ़ने से विस्कोसिटी कम होगी? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है वाटर अमाउंट बढ़ने से विस्कोसिटी कम होगी? वाटर होल्ड करता है, होल्ड करने का मतलब समझ रहे हो ना, पानी को होल्ड कर लिया, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी अपनी बढ़ाया। होल्ड करना समझते हो ना? पेक्टिन वगैरह वाटर को होल्ड करता है भाई, तभी तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी बढ़ाता है ना। पेक्टिन को पानी नहीं दोगे विस्कोस बनेगा, वो विस्कोसिटी बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा ना। हाँ डी वाले सही हैं। हाईली ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड नहीं होता है वो। क्लियर। ये सी कहाँ से एक लाइन से आप लोग बताते चले गए? 34 पे आते हैं फिर से, क्या था 30, सॉरी 34 ही तो है ये। देखो जो भी क्वेश्चन पूछा करो थोड़ा रिलैक्स होकर के आराम से टाइप किया करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आराम से टाइप करो, जो भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में उसको आराम से पूछो, मुझे समझ में आएगा तभी तो मैं आंसर बता पाऊंगा ना। आगे चलते हैं। विच फाइबर कंपोनेंट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली बट नॉट नॉट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स? बताओ। सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज या फिर इनुलिन? सी क्यों नहीं होगा? ये कह रहा है कि इट सर्व एज एनर्जी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स दैट डू नॉट स्टोर स्टार्च। ऐसे प्लांट जिसमें कि स्टार्च एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल नहीं होते उनमें इन्यूलिन स्टोर होता है। पढ़ाया था ना, ट्यूबर ऑफ डालिया, यही शायद एग्जाम्पल भी बताया था, याद आ रहा है? भाई आलू में स्टोर हो जाता है स्टार्च, और बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ये स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। तो सही है ना, गलत थोड़ी ही है, फॉल्स पूछा है आपसे। हाँ डालिया आर्टिचोक यही तो बताया था, डालिया के ट्यूबर में बताया था ना। इसका बता दो भाई। हाँ हेमी सेलुलोज वाले सही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज हेमी सेलुलोज। सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ भी डाल दो नहीं होगा। पेक्टिन, इनुलिन ये सब एल्कली के द्वारा नहीं डाइजेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। हेमी सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाई एल्कली। ठीक है, हेमी सेलुलोज विल बी द करेक्ट आंसर। पेक्टिन तो आपका डाइजेस्ट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? इनमें से सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है? लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन, साइलियम हस्क? यस यस, सुनिधि, एग्जैक्टली करेक्ट। बताओ भाई 36 का बताओ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी इनमें से? देखो कंफ्यूज हो रहे हो, पेक्टिन और साइलियम हस्क दो ही में कंफ्यूज हो गए, इसको हम लोग इसबगोल बोलते हैं, याद आ रहा है इसबगोल। इसकी ना बहुत ज्यादा होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, याद आ रहा है कुछ? साइलियम हस्क पढ़ा था ना, कहाँ पर पढ़ा था? म्यूसिलेज में पढ़ा था। दो ही तो ढंग से पढ़े थे हम लोग, बाकी भी होते हैं, पेक्टिन और साइलियम म्यूसिलेज दो ही तो ढंग से पढ़े थे। जो आपका म्यूसिलेज होता है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, खास करके साइलियम हस्क जो होता है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर को।
होल्ड करके रखता है। पेक्टिन भी करता है बट कंपेरेटिवली ये ज़्यादा करेगा। क्लियर? यही तो वजह है ना कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको साइलियम हस्क वो बोलते हैं ना, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप साइलियम हस्क को खाओ, इस सब गोल को खाओ। उनको ये नहीं कहते ना कि पेक्टिन लो, एक पाउडर खा लो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कहते हैं ना। बट पेक्टिन ऑल्सो एक्ट एज अ डाइटरी फाइबर, ये भूलना नहीं। पेक्टिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डाइटरी फाइबर, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, बट उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में यूज नहीं करते हैं बस। किस क्लासेस के हैं? आपको पॉइंट नंबर 4 के अंदर टोटल 4 क्लासेस मिली है ना अभी तक। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से आई थिंक यूनिट का नाम है, उसी से हैं। कार्बोहाइड्रेट की दूसरी या तीसरी क्लास होगी ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस फंक्शनल फाइबर फ्रॉम डाइटरी फाइबर? फंक्शनल फाइबर और डाइटरी फाइबर क्यों अलग अलग होते हैं? फंक्शनल फाइबर इज नेचुरली अकरिंग while डाइटरी फाइबर इज synthesized. Functional fiber has proven health benefits and can be isolated or synthetic. Functional fiber consists only of non-fermentable fibers. Functional fiber refers to all fiber found in the plant cell wall. करेक्ट स्टेटमेंट बता दो जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइसोलेट किया जाता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, बट डाइटरी फाइबर आर नॉट सिंथेटिक। क्लियर? दे आर नेचुरल। राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमीसेलुलोज? It is a heterogeneous polysaccharide of pentose hexose uronic acid. It is resistant to microbial fermentation. It is extractable from agriculture biomass using aqueous alkali solution. It includes beta glucan and mannan in some classifications. Not a distinguishing characteristic of hemicellulose. बताओ क्या गलत है हेमीसेलुलोज के रिस्पेक्ट में? बताओ भाई। एक आंसर है अभी तक, डी। बीटा ग्लूकन्स एंड मैनन्स इन सम क्लासिफिकेशन होता तो है, पढ़ाया नहीं था कि कुछ क्लासिफिकेशन में इसको डाल दिया जाता है, तो हेमीसेलुलोज के अंदर पढ़ाया नहीं था। एक आंसर आया अभी तक। अच्छा, बाकियों का भी आ गया, ठीक है। बी। बी, इट इज रेजिस्टेंट टू, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, फर्मेंटेशन से रेजिस्टेंट नहीं होता है भाई, ये भी फर्मेंट होता है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फर्मेंटेबल डाइटरी फाइबर। यस। ठीक है, फर्मेंटेशन तो इसका भी होगा ना। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन कार्बन चेन लेंथ? बताओ। ये तो पढ़ाया था ना फैट के पहले क्लास में, मतलब चौथी नंबर की क्लास में। शॉर्ट चेन फैटी एसिड लेस देन 8 कार्बन, मीडियम चेन 10 to 14 कार्बन, लॉन्ग चेन 16 to 24 कार्बन, अल्ट्रा लॉन्ग चेन फैटी एसिड 30 प्लस कार्बन। बताओ करेक्ट यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कौन सा है? बताओ भाई, बाकी लोग भी आंसर करो। यस सुनिधि, एग्जैक्टली करेक्ट। वेरी गुड। हाँ, ये अल्ट्रा लॉन्ग चेन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, अल्ट्रा प्रो मैक्स ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इतने ही होते हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, और ये सारे सही लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको याद रखना भाई, ये सब पूछता है। कितने कार्बन चेंज तक होती है, इसमें 8 कार्बन, इसमें 10 to 14 कार्बन, इसमें 16 to 24, 24 इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, वो लिमिट है, वहाँ के बाद आपको नहीं मिलेंगे फैटी एसिड। ये गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बाइल इन लिपिड डाइजेशन? बाइल का क्या रोल होता है लिपिड के डाइजेशन में? डाइजेशन ऑफ फैट पे आ गए हम लोग। हाइड्रोलाइजिंग ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड, ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल, इमल्सिफाइंग फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, कन्वर्टिंग फैटी एसिड इनटू मोनोग्लिसराइड्स। समझ में आया था कि नहीं? पढ़ाया तो है आपको, क्या समझ में आया था? डाइजेशन वगैरह जो भी चीजें पढ़ाई थी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेक्चर्स देख करके? देखो आंसर कर लोगे तो पता चल जाएगा कि आता है कि नहीं आता है। वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इमल्सीफाई कराता है फैट को बस, और कुछ नहीं कराता है। ये हाइड्रोलाइजिंग वाला काम एंजाइम कराएंगे। क्लियर? आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया पढ़ रहे हो। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिपिड डाइजेशन इन द स्टमक इज ट्रू? Gastric lipase completely hydrolyzes triglyceride into fatty acid, free fatty acid. Lingual lipase remains inactive in the stomach due to low pH. Lipases in the stomach contribute only a minor role in lipid digestion. Emulsification of fat begins in the stomach due to bile secretion. आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट लिपिड के डाइजेशन से रिलेटेड। करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लाइपेजेस इन द स्टमक कंट्रीब्यूट ओनली अबाउट अ माइनर रोल इन लिपिड डाइजेशन। लाइपेजेस चाहे वो स्टमक के हों चाहे वो आपके टंग वाले हों, लिंगुअल लाइपेज, दोनों इनएक्टिव, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं कराते हैं लिपिड का, बहुत ही माइनर सा डाइजेशन कराते हैं। मेनली जो डाइजेशन होता है लिपिड का कौन कराता है? मेनली जो डाइजेशन होता है लिपिड का वो कौन कराता है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर लिपिड का मेनली डाइजेशन कौन कराता है? अच्छा, बाइल डाइजेशन कराता है, वाह। अभी पीछे बोला था आप लोगों ने बाइल इमल्सिफिकेशन कराता है, यहाँ बोल रहे हो डाइजेशन कराता है। अच्छा, लिंगुअल लाइपेज डाइजेशन कराता है। हाँ, पैनक्रियास कराता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे पढ़े हो क्या? पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है, पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, डिओडेनम में आता है, वो मेनली डाइजेस्ट कराता है लिपिड को। बाकी ये सब तो बस छोटे मोटे एंजाइम है, ये सब थोड़ा बहुत ही डाइजेस्ट करा पाते हैं। राइट। और बाइल डाइजेशन नहीं कराता, बाइल सिर्फ और सिर्फ इमल्सीफाई कराता है। फैट बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है ताकि एंजाइम आकर के उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सके, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है बाइल की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स अकरेंस? इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है यहाँ पर? ओलिक एसिड ऑलिव और नट्स में पाया जाता है, स्टेरिक एसिड कोकोआ बटर में, लिनोलिक एसिड वेजिटेबल सीड ऑयल में, एराकिडिक एसिड कोकोनट ऑयल में। इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है? सी बी डी, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं भाई। ओलिक एसिड ऑलिव नट, स्टेरिक एसिड कोकोआ बटर, लिनोलिक एसिड वेजिटेबल सीड ऑयल, एराकिडिक एसिड कोकोनट ऑयल, बताओ। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एराकिडिक एसिड कोकोनट ऑयल में नहीं होता है भाई। कहाँ कहाँ पर होता है? एनिमल प्रोडक्ट में ज़्यादातर होता है, बटर में होता है, लार्ड में होता है, पीनट्स में होता है। हाँ, याद आया ना। बाकी सारे सही मैच्ड हैं, बाकी सारे सही मैच्ड हैं। ठीक है, सोर्सेज याद रखो, पूछता रहता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिसल फॉर्मेशन इन लिपिड डाइजेशन? मिसल फॉर्मेशन का क्या बेनिफिट होता है, सिग्निफिकेंस होता है लिपिड के डाइजेशन में? इट इनेबल्स लाइपेज टू डायरेक्टली हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स। लाइपेज को इनेबल करता है जिससे कि वो हाइड्रोलाइज कर दें ट्राइग्लिसराइड को, या फिर कन्वर्ट करता है मोनोग्लिसराइड को काइलोमाइक्रॉन्स में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक लिपिड कंपोनेंट को हेल्प करता है, या फिर फैटी एसिड को अलाउ करता है जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो सके अपने फ्री फॉर्म में। मिसल का रोल पूछ रहा है। यस यस। हाँ, बटर में ब्यूटायरिक होता है, बट ब्यूटायरिक यहाँ पर दिया नहीं था, आपको एरेकिडिक दिया था, तो एरेकिडिक भी बटर में होता है। अब इस तरह तो कोकोनट ऑयल में आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक ही होता है, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। बटर में मेनली ब्यूटारिक होता है, ये आप कह सकते हो। मिसल के फॉर्मेशन से रिलेटेड पूछा है भाई कि यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है मिसल के फॉर्मेशन का? मिसल के फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? आप लोगों ने क्या आंसर किया है? बी 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 बी, बी आंसर किया है। इट कन्वर्ट मोनोग्लिसराइड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स, मोनोग्लिसराइड्स इनटू काइलोमाइक्रॉन्स।
दोनों सही होगा ये। ठीक है, दोनों ही सही होगा। बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। लाइपेज टू डायरेक्टली हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स। नहीं नहीं, ये तो क्लस्टर्स में बन जाता है ना, मिसल तो क्लस्टर का फॉर्मेशन कराता है, तो वो हाइड्रोलाइज कराने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है भाई, देखो क्या क्या बताया था मैंने, इमल्सिफिकेशन बताया था, हाइड्रोलिसिस बताया था, मिसल का फॉर्मेशन बताया था। मतलब सबसे पहले होता है इमल्सिफिकेशन बाय यूज ऑफ बाइल। ठीक है, उसने फैट के ड्रॉपलेट्स को बना दिया छोटा। ठीक है, अब उस पे आकर के लाइपेज एक्ट किया। लाइपेज एक्ट करने के बाद जितना भी डाइजेशन कराना था करा दिया। अब उसको होना है एब्जॉर्ब। उससे पहले होगा मिसल का फॉर्मेशन, यानी ये क्लस्टर्स में अपने आप को तब्दील करेगा। जहां पर काइलोमाइक्रॉन्स उसके ऊपर आकर के लगते हैं, बेसिकली एक प्रोटीन होती हैं, लाइपोप्रोटीन होती हैं, जो कि उसके ऊपर आकर के अटैच होती हैं, जिससे कि अब वो एब्जॉर्ब हो सके। सिंस ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफिलिक नहीं है, तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसमें भी ये हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दोनों सही होगा। ठीक है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, गलत नहीं है। कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड? लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, बाइल सॉल्ट, पेनक्रियाटिक लाइपेज। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। टोटल 50 क्वेश्चन हैं सुनिधि, बस एंड होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। बताओ भाई, ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो करो। 44D, वेरी गुड। पेनक्रियाटिक लाइपेज यही तो क्या करता है ना, तोड़ता है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। हम्म। Which statement about emulsification is incorrect? Bile contain acid derived from cholesterol. The hydrophilic part of bile acid interact with fat molecules. Emulsification increases the surface area for lipase activity. Bile acid help break down large fat globule into smaller droplet. बताओ, बहुत सिली सा मिस्टेक करोगे अगर इसको गलत करोगे तो। इनकरेक्ट पूछा है। बी वाले सही हैं, ठीक है। ये शब्द देख रहे हो ना, हाइड्रोफिलिक, ये वाला पार्ट फैट से थोड़ी लगेगा, ये तो वाटर से लगेगा ना। हाइड्रोफोबिक लिखा होता तो सही था। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग वाला पार्ट फैट से थोड़ा ही लगेगा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट फैट से लगेगा। हाँ सही है, सभी का सही है, बी वाले सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काइलोमाइक्रॉन इज फॉल्स? काइलोमाइक्रॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये प्रोटीन कोटेड लिपिड पार्टिकल्स होते हैं, ये फर्स्ट पहले ट्रांसपोर्ट होते हैं ये लिम्फेटिक वेसल में। बताओ, गलत बताना है ना? हाँ गलत बताना है। आसान है ये क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, करो भाई आंसर। हाँ, बी वाले सभी सही हैं। ये एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से, नहीं भैया। काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन हुआ है तो पहले वो लिम्फ में जाता है ना, लिम्फ से वो ब्लड वेसल में जाता है, बताया था ना। पहले वो जाएगा लैक्टियल्स में, लिम्फ में, उसके बाद वहां से जाएगा ब्लड वेसल्स में। अच्छा, अभी फिफ्थ क्लास नहीं गई है ना, फिफ्थ क्लास में आप एक चीज पढ़ोगे कि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होती है ना, वो डायरेक्टली एंटर करती हैं ब्लड के अंदर, वो डायरेक्टली एंटर करती हैं। लॉन्ग चेन वाली जो होती है वो पहले जाती है लिम्फ में, उसके बाद जाती है ब्लड में। पढ़ोगे अभी, अगली क्लास में पढ़ोगे, फिफ्थ वाली में। हाँ फिफ्थ में पढ़ोगे, जो जो चीज़ अभी यहाँ देख रहे हो ना उसको भी अच्छे से पढ़ोगे फिफ्थ क्लास में। विच लिपिड कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मिसल फॉर्मेशन? फ्री फैटी एसिड, बाइल सॉल्ट, काइलोमाइक्रॉन, कोलेस्ट्रॉल। कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में भी? लिपिड कंपोनेंट कौन सा नहीं जरूरी होता है मिसल के फॉर्मेशन के लिए? फ्री फैटी एसिड होना जरूरी है, फ्री फैटी एसिड। हाँ जरूरी है।
हाइड्रोलिसिस के बाद ही तो आएगा ना मिसल का फॉर्मेशन, तो फ्री फैटी एसिड जरूरी है। ठीक है। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट भी ज़रूरी है, और बाइल सॉल्ट बनता है आपके इसी से, लिपिड कंपोनेंट से ही। कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल सॉल्ट बनता है, ये भी ज़रूरी है। काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स तो आपके प्रोटीन कोटेड लिपिड्स है ना, प्रोटीन कोटेड कंपाउंड्स हैं, तो यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी, ए नहीं होगा भाई। देखो, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्जन तो होगा ना जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो। पहले क्या करा रहे थे, मिसल फॉर्मेशन करा रहे थे, तो बाइल हटा दो, बाइल की ज़रूरत तो है ही। फिर करा रहे थे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फ्री फैटी एसिड बनेगी ना। फिर क्या करा रहे थे आप, फिर करा रहे थे आप मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, पहले करा रहे थे इमल्सिफिकेशन जहाँ पर बाइल की ज़रूरत थी, फिर करा रहे थे हाइड्रोलिसिस जहाँ पर फ्री फैटी एसिड निकलेगा, फिर करा रहे थे मिसल फॉर्मेशन जहाँ पर काइलोमाइक्रॉन आकर के जुड़ता है। काइलोमाइक्रॉन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कोटेड लिपिड्स। आ रहा है समझ में? कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल ही तो है जो बाइल सॉल्ट को बना रहा है ना, वो भी तो लिपिड कंपोनेंट है ना, ये पढ़ो ना, लिपिड कंपोनेंट। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ बाइल सिक्रेशन इज impaired? लिपिड डाइजेशन विल बी अनअफेक्टेड, pancreatic lipase will hydrolyze triglyceride more efficiently, emulsification of lipid will be enhanced, fat absorption in the intestine will decrease। अगर प्रॉपरली बाइल का सिक्रेशन नहीं होता है तो क्या होगा? इम्पेयर्ड का मतलब समझते हो, कि वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, तो डी होगा ना भाई। फैट अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन से प्रॉपरली, कम होने लगेगा फैट का अब्जॉर्प्शन, क्योंकि इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट के ड्रॉपलेट्स में नहीं कन्वर्ट होगा, ड्रॉपलेट में नहीं कन्वर्ट होगा तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है कि उसमें प्रॉब्लम आ गई है, बाधित, बाधित हो गया ना। ठीक है, देखो लिखा है, व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जल्दी से बताओ। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ऑल ऑफ द अबव। बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग चले जाते हो, पॉपुलेशन आधी हो जाती है लास्ट तक आते आते। इतना थक जाते हो क्या आप लोग? आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, आपके सामने खड़ा रहता हूँ, अभी बैठता भी नहीं हूँ, आपको तो बैठ के क्लासेस करनी होती है, तब भी 2 घंटे नहीं हो पाता आपसे। व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, भैया इसको तो मत गलत करो आप लोग। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसको मत गलत करो ना, इसको तो पढ़ाया है। ऐसे करोगे क्या आप लोग? अभी अभी पीछे पढ़ाया था, पीछे बताया भी था सारी चीज़ें, इतनी गलतियाँ। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। विच प्रोसेस इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? बहुत बार पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। क्रेब्स साइकिल, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम्पल सर किसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस का। पायरुवेट से बनाते हो ना दोबारा से ग्लूकोज, तो पायरुवेट से ग्लूकोज बन रहा है, तो रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस ही तो हो रहा है ना। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनाए थे, अब अगर आप पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, हाँ। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? हाँ, ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथ पे है, चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन कराओ या एनारोबिक रेस्पिरेशन कराओ, सब में ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही होनी है। उसके बाद होता है अलग अलग। अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा पायरुवेट से, वहां पर लैक्टेट वगैरह का हो जाएगा, वहां पर क्रेब साइकिल नहीं चलेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल नहीं चलती है भाई। ठीक है, टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं चलेगी, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। 49 पे आइए, आ गए, बताइए। रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस।
बताइए, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ग्लूकोनियोजेनेसिस ही तो था ना। देखो क्या बताया था, पायरुवेट से, पायरुवेट से, लैक्टेट से, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से। जब फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है ना। नॉन कार्बोहाइड्रेट आपका जो यहाँ पर कार्बन स्केलेटन होता है, उससे जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यही तो रिवर्सल है ना ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ग्लाइकोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, आपने खाना खाया, याद करो वो वाला लेक्चर। आपने खाना खाया, बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए था, जहां जहां पर सेल तक चाहिए था, मिल गया। आपने ज्यादा खाना खा लिया है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, तो क्या होगा? अब ग्लूकोज से कन्वर्जन होगा ग्लाइकोजन में, ताकि आपकी बॉडी स्टोर कर सके अपने लिवर में, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, उसको स्टोर करके रख सके। तो यहां पर क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। मैंने ग्लाइकोजेनेसिस बताया है भाई। आपने ग्लाइकोजेनेसिस ही पूछा था ना। हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस ही बताया है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। समझ में आया आपको निशा? आपका डाउट था। कब कन्वर्जन होगा? जब ज्यादा खा लोगे। और किस टाइप की प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ग्लाइकोजन क्या था? एक टाइप का पॉलीसैकेराइड था, ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड था। याद आ रहा है कुछ? कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, फूड केमिस्ट्री में। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। सर मैं न्यू हूँ, इनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर हैं क्या? जी हाँ भाई, वीडियो हैं इसके। आप क्लासेस को ओपन करोगे ना, कंटेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से एक यूनिट है। उसमें हम लोगों ने 4 क्लासेस अभी तक अपलोड करी है, आगे चल के 5वीं भी जाएगी। तो वहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जब डाउट क्लास हुआ करे प्लीज़ क्लास नंबर बता दिया करिए। भाई ये देखो, लिखा था कि नहीं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूछा जाएगा, तो 4 ही क्लास थी, तो जाहिर सी बात है 4 ही क्लास से हम डाउट क्लास लेंगे। बट ग्लाइकोजेनेसिस को रिवर्सल बताइए। ग्लाइकोजेनेसिस का रिवर्सल, ग्लाइकोजेनेसिस का रिवर्सल हो जाएगा इसके नीचे जो लिखा था, ग्लाइकोजेनोलिसिस। अब ग्लाइकोजन की लिसिस करा दो। सपोज दैट आप फास्टिंग की स्टेट में चले गए हो। फास्टिंग की स्टेट में ये जो ग्लाइकोजन था, अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? आप ग्लूकोज खा नहीं रहे हो, तो बॉडी में जो जमा हुआ ग्लाइकोजन था, अब वो टूटेगा। लिवर के पास, स्केलेटल मसल के पास जो बचा जमा हुआ ग्लाइकोजन था, रिजर्व सोर्स ऑफ ग्लूकोज, अब ये टूटेगा। टूटेगा तो बनाएगा आपका ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की लिसिस हो रही है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस बोथ आर रिवर्सल ऑफ ईच अदर। समझ में आया? यहाँ पर ग्लाइकोजन बन रहा था ग्लूकोज से, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है ग्लाइकोजन से, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, हाँ, आमिर अंसारी, राइट। ये जो आपने अभी देखा ना, यही हो रहा है। क्लियर? हो गया? समझ में आ गया? अच्छा आप लोग ये बताओ, ठीक है, आप लोग ये बताओ, कुछ समस्या तो नहीं आ रही ना? क्लासेस जब देखते हो तो समझ में आता है, ग्रैस्प होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं। अगर फिर भी नहीं आता है तो बताया करो कि नहीं आ रहा है समझ में, आप जो पढ़ा रहे हो सीधे बोल दिया करो लाइव डाउट सेशन में। आ रहा है कि नहीं? जो आप लेक्चर्स जा रहे हैं, आपके पास जो भी चीज़ें आपको डिलीवर करी जा रही हैं, वो आपको समझ में आता है प्रॉपरली, आसान भाषा में? लिग्निन इज अ काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड, बताया था ना कि ये एक टाइप का नॉन कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, यहाँ पर नॉन कार्बोहाइड्रेट है तो किस चीज़ से मिलकर के बनता है?
फिनाइल प्रोपेन की मल्टीपल यूनिट से मिलकर के बनता है लिग्निन। क्लियर राजीव? सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दें। देखो भाई सिलेबस अभी, जब देखो आपके पास समय मिल गया है, हमारे पास भी समय मिल गया है, हम भी कोई भी चीज़ को अब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और ये वाली जो आपकी यूनिट है ना, पहली वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना कि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐसे भी पढ़ रहे हो ना, जो कि आपको अगली यूनिट में भी काम आएगी। क्लियर? तो यहाँ से आप ये मत सोचना कि सिर्फ 10 क्वेश्चन ले जा रहे हो आप, मुझसे ये चीज़ राइट डाउन करा लो, आप यहाँ से 15 क्वेश्चन ले जा रहे हो इस पर्टिकुलर यूनिट से, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस से ले जा रहे हो आप, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं तो ले जा रहे हो, 15 क्वेश्चन तो ले जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी जा रही है, इतनी बड़ी यूनिट हमारी कोई भी नहीं होगी जितनी बड़ी ये वाली जा रही है। ठीक है, आगे चल के जो भी यूनिट्स होंगी हम उसको थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर डिटेलिंग की ज़रूरत होगी डिटेलिंग देंगे। यहाँ पर बड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फूड केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स को एक ही जगह पर ला करके रख दिया है, इकट्ठा करके। इतना आसान नहीं होता है कि आपको छोटी छोटी क्लासेस में हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये सारी चीज़ें पढ़ा के रख दें, उसके लिए क्लासेस बड़ी होंगी ही होंगी। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ प्रोटीन भी होता है क्या? जी हाँ, होता है। आ रहा है, बट लेक्चर 2-3 बार देखना पड़ता है। अगर देखो शुरुआत में देखना पड़ेगा, बहुत कुछ लेक्चर्स ऐसे रहेंगे जिनको 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बट एक बार अगर आपने मतलब एकदम से उस पर पकड़ बना ली ना, तो फिर आप हमेशा के लिए याद भी कर लोगे। आ रही है समझ में? ठीक है। अच्छा ठीक है। ई बुक कब तक मिल जाएगी? ई बुक जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होगा आपको ई बुक दे देंगे। अब करना ही क्या है, विटामिन्स मिनरल्स अभी हम कंप्लीट करेंगे, विटामिन्स मिनरल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, जो हम अभी ये वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्लासेस का नंबर ज़्यादा होगा। बट हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी दो दो क्लास दिला दें, तो उससे जल्दी कंप्लीट कर लो आप। ठीक है, क्लासेस का नंबर यहाँ भी बढ़ जाएगा क्योंकि विटामिन्स मिनरल्स यहाँ पर भी उन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है आपके 4th पॉइंट के अंदर। जैसे ही खत्म होता है तुरंत हम लोग मूव करेंगे 5th पॉइंट की तरफ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, उसको कंप्लीट करके यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, तुरंत ई बुक आपको मिल जाएगी। 2 क्लासेस ही पर डे रखना है? ठीक है, 2 क्लासेस ही दिया जाएगा। बहुत होती है 2 क्लासेस वैसे, एक दिन में अगर आपके पास 2 क्लासेस जा रही हैं ना, तब भी आपका जून तक कंप्लीट हो जाएगा। जून तक सिलेबस कह रहा हूँ मैं, यूनिट नहीं, यूनिट तो हम इसी महीने कंप्लीट करके रख देंगे। वैसे टारगेट मेरा ये था कि आपको मैं अभी फेब में कंप्लीट करके दे दूँ ये यूनिट, बट थोड़ा सा बड़ी चली गई है। मिड मार्च में मेरा टारगेट था कि हो जाएगा, बट थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, मिल जाएगा आपको पूरा लेक्चर। नहीं 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 नहीं, राइपेंड फ्रूट नहीं भाई पवन, रॉ फ्रूट। अगर बनाना पक गया है तब वो रेजिस्टेंट थोड़ी रह गया, तब तो उसमें अब वो स्टार्च जो था वो टूट गया ना। स्टार्च यहाँ पर क्या हुआ है, टूट गया है। जब तक वो कच्चा था तब तक वो स्टार्च था, खाते हो तो क्या मीठा लगता है? क्या नहीं लगता ना। बाद में क्या हुआ, उसके अंदर का अमाइलेज एक्टिव हुआ, अमाइलेज ने स्टार्च को तोड़ा, तो अमाइलेज के तोड़ने से क्या बना, माल्टोज। ठीक है, फिर वहां पर माल्टेज वगैरह आएगा जो कि उसको ग्लूकोज में तोड़ देगा। ग्लूकोज एज इट इज भी मीठा लगता है बनाना के अंदर जब वो पक जाता है तो। इसके अलावा ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होता है, तब भी मिठास आती है ग्लूकोज आइसोमेरेज के द्वारा। तो राइपेंड फ्रूट में रेजिस्टेंट स्टार्च नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है, रॉ फ्रूट के अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा होता है, यही होता है वेजिटेबल के साथ भी। क्लियर? देन विच कैटेगरी बताया तो, कच्चे फ्रूट्स में, जैसे आपने बनाना कच्चा खा लिया, रेजिस्टेंट स्टार्च है। आलू कच्ची खा लो, रेजिस्टेंट स्टार्च है। आप अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हो, आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कम एनर्जी मिले, आलू की सलाद खाना शुरू कर दो, कच्चा बनाना खाना शुरू कर दो, ये सब रेजिस्टेंट स्टार्च है, आपका पेट भी भर जाएगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी नहीं बढ़ेगा। क्लासेस ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा टाइम की ना हो, एक क्लास देखने में प्रॉब्लम हो, मेरे से छोटी क्लास किसी की नहीं है। जितनी छोटी क्लास मैं बनाता हूँ ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, उतनी छोटी किसी भी सिंगल टीचर की क्लास नहीं है। सबसे छोटी क्लास मैं ही देता हूँ। मैं इसीलिए छोटी देता ही हूँ कि कोई आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ता ही नहीं है क्लास को, फिर वो बोरिंग लगने लगती है। ई बुक पीडीएफ में प्रिंट आउट हो जाए तो सर अच्छा रहेगा प्लीज़। ठीक है, बता दिया जाएगा मैनेजमेंट को।
एमसीक्यू के लिए अलग बुक भी लेनी होगी क्या? मत लो आप लोग एमसीक्यू के लिए अलग बुक, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, आपको हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर एक लेक्चर में। सपोज दैट 50 लेक्चर भी लेके जाएंगे ना हम लोग अभी पहली यूनिट में, 500 क्वेश्चन तो हमारी पहली यूनिट से आपको मिल गए, सिर्फ और सिर्फ क्विज से। आगे चल के आपको मॉक भी देंगे, मॉक में भी भर भर के क्वेश्चन रहेंगे, तो परेशान नहीं होना है। और पीवाईक्यूज वगैरह में आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज से भी क्वेश्चन। थैंक यू विकास। बाकी बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो बताओ। 8 बज गए आज भी। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार लेक्चर दोबारा से देख लिया करो, समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, लाइव डाउट सेशन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कहीं पर भी पूछ सकते हो आप। लिंकेज में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, याद कर। मैं भी रटता ही हूँ, तो मुझे भी रटना ही होता है। या तो आपके दिमाग में अगर स्ट्रक्चर पूरी तरह से बना हुआ है तब आपको याद रहेगा, स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आपको याद रहेगा, नहीं तो रटना ही पड़ेगा। मुझे भी रटना पड़ता है कि लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, मुझे भी रटना पड़ता है कि सुक्रोज के अंदर अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, तो ये रटना ही पड़ता है सबको। अभी से रटते जाओगे लास्ट में याद रहेगा। क्वेश्चन भाई पूछता है, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से इसको याद करना बहुत जरूरी है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एमसीक्यू नहीं है, मिल जाएगा आपको, जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, लास्ट क्लास में एक डाउट आया था जाइमोजेन से रिलेटेड, मैंने बोला था कि अपकमिंग डाउट सेशन में बताऊंगा। देखो जाइमोजेन जो होते हैं वो एक टाइप के इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन का होता है ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिन का होता है पेप्सिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन का होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो दीज आर काइंड ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, जो कि आगे चल के एक्टिव फॉर्म में तब्दील होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में वो अपने आप को इसलिए रखते हैं ताकि खुद एंजाइम ही ना डाइजेस्ट हो जाए, या जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं उससे कुछ ऐसी चीजें ना डाइजेस्ट हो जाएं जो आपकी बॉडी की खुद की सेल्स हैं, ठीक है। लेक्चर के साथ क्विज जाती है, हाँ, अगर किसी में नहीं जा रही है तो जल्दी से अपलोड हो जाएगी, उसकी चिंता ना करो आप लोग, मैं कर दूंगा उसको, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। हर एक लेक्चर के साथ क्विज आपको मिलती जाएगी पैरेलल। एंजाइम प्रिकर्सर, एग्जैक्टली, ये एक शब्द में बहुत अच्छा आंसर है, एंजाइम का प्रिकर्सर प्रिकर्सर होता है। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो अब 8 बज गया है, क्लास को फिर एंड किया जाए। अच्छा, अगर डाउट नहीं है तो बोल दो, क्लास को एंड कर दो, बोल दो यहाँ पर। फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ फैट लेना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल गाजर का हलवा, बट कोई ऑलरेडी फैटी पर्सन है तो। देखो, ऑलरेडी अगर कोई फैटी पर्सन है तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी बोला था आपको, मैंने कहा था कि 5 ग्राम अगर आप फैट कंज्यूम कर रहे हो तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में मिल जाएंगे। तो 5 ग्राम क्या ही होता है, 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच फैट, आई थिंक, लिक्विड वाला मैं बता रहा हूँ, सॉलिड में रहेगा तो 1 चम्मच ही रहेगा। क्लियर? ऑयल की बात कर रहा हूँ, फैट की नहीं, ऑयल इज लिक्विड, फैट इज सॉलिड। तो सॉलिड अगर है तो आप 1 चम्मच लो, लिक्विड है तो 2 चम्मच मैक्सिमम। उसमें अगर आप गाजर का हलवा बना दोगे तब भी आपकी गाजर में जितने बीटा कैरोटीन है उसकी जितनी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंगली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो फैटी पर्सन भी है तो देखो, फैटी पर्सन भी है तो फैट खाना तो जरूरी ही है ना भाई, फैट तो खाना जरूरी है फैटी पर्सन को भी। मैं बता रहा हूँ क्यों जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करानी है कि नहीं करानी है? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करानी है ना, तभी तो आपके बॉडी के जितने भी ये सेक्स हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, तो वो कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। उसके लिए भी फैट वगैरह चाहिए होगा। और आपकी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल से मेम्ब्रेन वगैरह में भी जरूरत पड़ती है कोलेस्ट्रॉल की। विटामिन डी के लिए जो प्रिकर्सर होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, याद आ रहा हो तो, वो भी तो चाहिए ना। तो फैट तो खाना पड़ेगा आपको, तो जरूरी है आपके बॉडी के लिए। नॉन फैट डाइट पे भी आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, पता है, बिना फैट की डाइट पे आ जाओगे तब भी दिक्कत हो जाएगी।
थोड़ा बहुत अमाउंट फैट का चाहिए ही चाहिए आपकी बॉडी के लिए। नो फैट डाइट पे नहीं आना है, कम करना है, कम से कम खाओ बट खाओ। और दूसरी चीज आपने पढ़ा था ना कि एसेंशियल फैटी एसिड कहाँ से मिलेगी? एसेंशियल फैटी एसिड अगर आप फैट नहीं खाओगे तो कहाँ से मिलेगी बताओ? अभी आप वॉलनट खाना बंद कर दो, या ये जो अच्छे अच्छे ऑयल खाते हो, सनफ्लावर वगैरह के ऑयल खाते हो, खाना बंद कर दिया, एसेंशियल फैटी एसिड कहाँ से मिलेगी? बॉडी के लिए एसेंशियल है कि नहीं है? तो उसके लिए भी ये आपका लिपिड खाना जरूरी है या ऑयल खाना जरूरी है। फैटी पर्सन का जो बॉडी में फैट है वो यूज कैसे होता है? देखो, जो हमारा फैट है ना वो सिर्फ और सिर्फ तब यूटिलाइज होता है जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो आपका जो फैट है वो कन्वर्ट होगा फर्दर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। फैट तब टूटेगा, तब जा करके आप पतले होना शुरू करोगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, वो पढ़ोगे अभी आप, अगली क्लास आने तो दो। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में पढ़ा रखा है मैंने, आने तो दो अगली क्लास। बस एक क्लास का इंतजार कर लो, अगली क्लास के अंदर बताया हुआ है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है जहां पर आपको जो भी आपके बॉडी का फैट है वो ऑक्सीडाइज होगा। आपने कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दिया तो पहले क्या खत्म होगा? पहले आपका ग्लाइकोजन खत्म होगा, बॉडी के अंदर जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में था खत्म हो गया, लीवर के पास था, स्केलेटल मसल के पास था। अभी भी नहीं खा रहे हो, बोल रहे हो खाएंगे ही नहीं हम, तब फैट का भी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, फैट भी टूटेगा। फैट भी टूट करके उनके कार्बन स्केलेटन जो हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आपकी बॉडी में जहां जहां चाहिए हैं जा करके यूटिलाइज होंगे। हाँ, एक्सट्रीम स्टारवेशन के केस में यूटिलाइज होता है, या फिर आप बढ़िया एक्सरसाइज करना शुरू करो तब यूटिलाइज होगा। भाई दो ही तरीका है पतला होने का, एक्सरसाइज करो या तो खाना बंद कर दो। खाना बंद करोगे तो दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डाइट अच्छी रखो, हेल्दी डाइट रखो, आप एक कह सकते हो कि बैलेंस्ड अप्रोच रखो डाइट का, और उसके साथ जम के एक्सरसाइज करो, फैट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब एक्सेस फैट जो है, ये बेली फैट वगैरह जो होता है पूरा खत्म हो जाएगा। अभी कोई ई बुक नहीं आ रही है, आप एक बार कोई भी सिंगल यूनिट खत्म करने दो, जैसे ही वो सिंगल यूनिट खत्म होगी आपको उसकी ई बुक मिल जाएगी। तब तक आप पढ़ते रहो ना, ई फॉर्म में आपके पास पढ़ा तो है, पीडीएफ पढ़ा हुआ है, पीडीएफ से पढ़ते रहो। पढ़ो आप, खुद की छोटी छोटी नोट्स बना लो, बट हम दे देंगे। आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो आपको ई बुक तो मिलेगी ही मिलेगी, बट कंप्लीट होने के बाद मिलेगी, यूनिट जब कंप्लीट होगी तब। ठीक है भाई, आई थिंक अब एंड करना चाहिए हम लोगों को। और कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। टाइप्स ऑफ डाइट है क्या एमपी में पढ़ना? टाइप्स ऑफ डाइट नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी टाइप्स ऑफ डाइट। बट अगर आपको पढ़ना है तो मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर जा करके आप देख सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है वो, टाइप्स ऑफ डाइट के नाम से ही है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी वहाँ से आपको। ठीक है, डाइटिंग करने के अच्छे अच्छे अप्रोच सीखने को मिल जाएंगे, अगर आपको देखना है तो आप जा करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।